रेलवे की एकमात्र जॉब है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट जिसमें आप लेवल 7 पे एंटर करते हो और इसमें प्रमोशन भी आपको बहुत अच्छा मिलता है और इसकी स्टार्टिंग सैलरी की बात करूँ तो आपके 1 लाख के आस-पास सैलरी बनती है। नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार, अकाउंटेंट इंडियन रेलवे आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आरआरबी पैरामेडिकल की वैकेंसी अभी आ चुकी है, 9 अगस्त से फॉर्म अप्लाई होने स्टार्ट हो जाएंगे। उसमें एक पोस्ट है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट यानी लेवल 7 की और लेवल 7 की डायरेक्ट भर्ती वाली रेलवे में आप कह सकते हो कि एकमात्र वैकेंसी है ये, जिसमें आप लेवल 7 पे डायरेक्ट एंट्री हो सकती है यानी 4600 ग्रेड पे पर। इस पोस्ट में आपको स्टार्टिंग सैलरी ही 90,000 प्लस देखने को मिलेगी। आज हम इसकी पूरी कंप्लीट जॉब प्रोफाइल जानने वाले हैं कि क्या जॉब प्रोफाइल है इसकी। तो उससे पहले आपको बता दूं, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका एक फायदा तो ये है कि डेली एक करंट अफेयर का सोर्स मैं अपलोड करता हूं जो आपकी तैयारी में आपकी मदद करते हैं। इसके अलावा आप मेरे चैनल पर विजिट कर किसी भी रेलवे जॉब की जॉब प्रोफाइल, चाहे वो एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, पैरामेडिकल हो, टेक्नीशियन हो, सभी की जॉब प्रोफाइल आप मेरे चैनल पर विजिट कर देख सकते हो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की, पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, अंत तक जरूर बने रहे। पूरी जानकारी एक ही वीडियो में देने की कोशिश करूंगा, जिसमें हम सिलेक्शन प्रोसेस में क्वालिफिकेशन, एज, फिर ट्रेनिंग, फिर पोस्टिंग, ड्यूटी टाइम क्या रहने वाला है, जॉब प्रोफाइल, प्रमोशन कैसा है, सैलरी और क्या क्या अलाउंसेस मिलते हैं, सैलरी स्लिप दिखाऊंगा आपको लेटेस्ट 2025 की, लीव और ट्रांसफर के क्या रूल है, फैसिलिटी क्या क्या मिलती है, मेरिट डीमेरिट इस पोस्ट के क्या है और फीमेल के लिए ये पोस्ट कैसी है। तो ये सब हम पूरा जानेंगे। तो इसमें थोड़ा-सा ये वीडियो लंबा 15 से 20 मिनट का हो सकता है, मगर आपको इसमें कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है, तो अंत तक ज़रूर बने रहें। स्टार्ट करते हैं हम सिलेक्शन प्रोसेस से। तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले हमारे पास होनी चाहिए क्वालिफ़िकेशन। क्वालिफ़िकेशन आपके पास या तो 3 साल की जीएनएम होनी चाहिए या फिर बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए। बीएससी नर्सिंग 4 ईयर की डिग्री है और जीएनएम 3 ईयर की डिग्री है। तो दोनों में से आपके पास यदि एक भी है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं एज की। एज 20 से 40 साल के बीच में एज होनी चाहिए। इसमें आपका एज रिलैक्सेशन आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग मिलेगा। ओबीसी, एससी, एसटी जो भी आपकी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और जो एज कंसीडर की जाएगी वो 1/1/2026 तक जो भी एज है उसके अकॉर्डिंग की जाएगी, यानी 20 से 40 के बीच में होने चाहिए 1/1/26 को। एज के बाद हम जब बात करते हैं कि एग्जाम की, तो आरआरबी पैरामेडिकल का एक सीबीटी एक ही एग्जाम होता है। सीबीटी 1 और 2 अलग-अलग नहीं होते। सिर्फ एक एग्जाम देकर आप अच्छी सैलरी वाली पोस्ट यानी आप नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पर सिलेक्ट हो सकते हो। सिर्फ आपको एक पेपर देना है और वो पेपर आपका 90 मिनट का होगा। 100 क्वेश्चन रहेंगे। जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है उनको 120 मिनट दिए जाएंगे। इस टेस्ट में आपसे प्रोफेशनली एबिलिटी 70 नंबर की पूछी जाएगी और 10 नंबर का जनरल अवेयरनेस, फिर अर्थमेटिक और रीजनिंग 10 नंबर की और जनरल साइंस 10 नंबर की 10-10 क्वेश्चन रहने वाले हैं। सेम यहाँ पर दिया हुआ है। सिलेबस भी आप देख सकते हो स्क्रीन पर, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का प्रोफेशनल एबिलिटी 70 नंबर वाला सिलेबस है ये यहाँ पर दे रखा है। बाकी 10 नंबर का अर्थमेटिक का, रीजनिंग का, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस, इनके 10-10 नंबर का जो वेटेज है उसका सिलेबस आप यहाँ देख सकते हो। अभी सिलेबस के बाद क्या होता है, जैसे आप सीबीटी एग्जाम क्लियर कर देते हो तो आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जितनी वैकेंसी है उतने ही कैंडिडेट बुलाए जाते हैं, 1:1 में। यानी 4 वैकेंसी है तो 4 ही कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपने जो फॉर्म अप्लाई करते टाइम जो डॉक्यूमेंट दिए थे वो फिजिकली चेक किए जाएंगे। और जब आपका सीबीटी का रिजल्ट आता है उसके बाद एक लिंक दिया जाता है, वहां पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड भी करने होते हैं। वहाँ जो डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे वो भी आपके फिजिकली चेक होंगे और ऑनलाइन भी, दोनों तरह से चेक होंगे। उसी दिन आपसे 24 रुपए लेकर एक मेडिकल स्लिप दी जाएगी। मेडिकल मेमो की फीस होती है 24 रुपए और आपको नेक्स्ट डे नियरेस्ट रेलवे हॉस्पिटल में भेजा जाएगा आपके मेडिकल के लिए। 24 रुपए आपसे लिए जाएंगे, बाकी कोई 1 रुपया भी आपसे नहीं लिया जाएगा। इसकी एक स्लिप आपको दी जाएगी। मेडिकल में आपका इसमें C1 स्टैंडर्ड है। C1 और C2 लोएस्ट स्टैंडर्ड माने जाते हैं रेलवे में। फिजिकल के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ 6/12, 6/18 विद और विदाउट ग्लासेस। ग्लासेस कितने भी पावर के हैं आपके, आप इसके लिए एलिजिबल हो। नियर विजन 0.6 होना चाहिए। इसमें रीडिंग एबिलिटी आपकी होनी चाहिए, यानी लोएस्ट मेडिकल आपका होना चाहिए और फिजिकली फिट होने चाहिए। तो मेडिकल के बाद आपकी फाइनल मेरिट निकल के आती है और फाइनल मेरिट में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन के बाद ट्रेनिंग होगी या नहीं होगी, इस पर बात करूं तो ट्रेनिंग आपकी नहीं होगी, डायरेक्ट आपकी पोस्टिंग होगी। जहां भी आपको डिवीजन अलॉट आता है, डिवीजन में फिर आपको जो भी हॉस्पिटल है या हेल्थ यूनिट है वहां आपकी डायरेक्ट पोस्टिंग होती है। यहाँ हम बात करें कि पोस्टिंग आपकी कहाँ-कहाँ हो सकती है, मोस्टली एक्स और वाई सिटी में होती है। वैसे तो जेड सिटी में भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। जेड सिटी में बहुत कम हॉस्पिटल या हेल्थ यूनिट है। मोस्टली एक्स और वाई सिटी में हॉस्पिटल है।
और या फिर हेल्थ यूनिट है, डिविजनल हॉस्पिटल में होगी या हेल्थ यूनिट में होगी, इन दो जगह ही आपकी पोस्टिंग होने वाली है। स्टेशन पे नहीं होगी, डीआरएम ऑफिस में नहीं होगी, क्योंकि काम ही नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का है, तो वो हॉस्पिटल में होगा या हेल्थ यूनिट में होगा। ड्यूटी टाइम की बात करूं तो 8 घंटे की शिफ्ट जॉब रहने वाली है। इसमें शिफ्ट होगी आपकी डे नाइट और मॉर्निंग शिफ्ट रहने वाली है इसमें, और वीकली आपको एक ऑफ दिया जाएगा। एनएच भी आता है तो एनएच का या तो अलाउंस मिलेगा या आपको ऑफ मिलने वाला है। अभी वर्किंग जो प्रोफाइल या जॉब प्रोफाइल की बात करें तो जॉब प्रोफाइल में इनका मेन कार्य होता है पेशेंट की केयर करना। जो भी पेशेंट जो रेलवे में भर्ती होते हैं उनकी पूरी तरह से केयर करना। इसके अलावा इनकी वार्ड में भी ड्यूटी रहती है, जो मेल फीमेल के अलग अलग वार्ड रहते हैं उनमें भी अलग अलग ड्यूटी रहती है। ओटी में भी इनकी ड्यूटी लग जाती है, इमरजेंसी वार्ड में भी ड्यूटी लगती है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की। ऑनलाइन रिकॉर्ड भी मेंटेन साथ साथ में जो भी पेशेंट जैसे भर्ती होता है उसका ऑनलाइन मेंटेन रखना होता है रिकॉर्ड, और फिर वो रिकॉर्ड डॉक्टर को भेजना होता है। फिर डॉक्टर उस पर क्या एक्शन लेता है वो वापस उस रिकॉर्ड को बना के रखना, पेशेंट के जो मेडिसिन वगैरह डॉक्टर बताता है वो प्रोवाइड करवाना, इस तरह के कार्य रहते हैं। इसके साथ साथ कुछ प्रोटोकॉल वर्क भी रहते हैं, जैसे डॉक्टर का प्रोटोकॉल, डॉक्टर की कहीं विजिट है या कहीं जाना है डॉक्टर को तो उसके साथ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को भी भेजा जाता है। इस तरह के थोड़ा बहुत प्रोटोकॉल है, मोस्टली काम इनका पेशेंट केयर का ही रहता है। अभी हम जॉब प्रोफाइल के बाद प्रमोशन की बात करूं तो प्रमोशन इस पोस्ट का सबसे बेस्ट प्रमोशन है। पैरामेडिकल की जितनी भी वैकेंसी है उनमें सबसे बेस्ट प्रमोशन इसी पोस्ट का है। अभी इसकी बात करूं, सबसे पहले तो ये 4600 ग्रेड पे डायरेक्ट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के पोस्ट पर आते हैं। उसके बाद सीनियर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट 2 से 3 साल में सीनियर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट मिनिमम 2 साल की सर्विस चाहिए, और 100% प्रमोशन कोटा है इनका। कोई सीनियर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट में कोई ऐसा नहीं है कि एग्जाम देके आप बन सकते हो, सिर्फ आपका प्रमोशनल होना है। प्रमोशन जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है उनका सभी का प्रमोशन हो जाता है सीनियर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट पर। यहाँ 4800 ग्रेड पे मिल जाता है। इसके बाद आपको चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट डायरेक्ट 5400 ग्रेड पे मिल जाता है। यहाँ भी 100% प्रमोशनल कोटा है। यहाँ थोड़ा टाइम लगता है चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बनने में। यहाँ आपको डिवीजन जहाँ आपकी पोस्टिंग है इस पे डिपेंड करता है, मिनिमम 5 से 7 साल लग जाते हैं। फिर ये डिवीजन टू डिवीजन और कैटेगरी पर डिपेंड करता है, क्योंकि आपका जो रिजर्वेशन है कैटेगरी उसके अकॉर्डिंग जो भी सीट वैकेंट होती है वहां आपका प्रमोशन होता है। उसके बाद आप ग्रुप बी में असिस्टेंट नर्सिंग ऑफिसर 5400 ग्रेड पे पर पहुंच जाते हो। यहाँ भी 100% प्रमोशनल कोटा है बाय सिलेक्शन। यहाँ पर आपको एक एग्जाम पास करना होगा, फिर आप 5400 ग्रेड पे पहुंच जाते हो। 5400 के बाद आपको 6600 भी मिल जाता है। मैंने देखे भी है, एग्जाम्पल भी देखे हैं कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट से भर्ती होकर 6600 पे ग्रेड से रिटायर होते हैं। तो प्रमोशन इस पोस्ट पर काफी अच्छा है। आप डायरेक्ट लेवल 7 पे आके लेवल 10 से या लेवल 11 से रिटायर हो रहे हो तो बहुत अच्छा प्रमोशन हम कह सकते हैं। प्रमोशन के बाद अब मैं सैलरी की बात करूं तो सैलरी से पहले आपको सैलरी थोड़ा स्ट्रक्चर बता दो कि सैलरी का स्ट्रक्चर क्या होता है, बाद में आपको सैलरी स्लिप दिखाने वाला हूं मैं। सैलरी लेवल 7 में 4600 ग्रेड पे पर जो मिनिमम बेसिक है अभी आज के डेट में लेवल 7 सीपीसी में अभी 8 सीपीसी आ जाएगा, तो इसमें ये इंक्रीज हो जाएगा। कितना फैक्टर लगता है ये हम आगे की वीडियो में बात करेंगे। मगर फिलहाल जो 7th सीपीसी में आज की डेट में हम देखें तो 44,900 बेसिक है, और ये साल में एक बार बढ़ता है 3%। चाहे आपका प्रमोशन हो चाहे ना हो, 3% इसमें इंक्रीज होना ही होना है। फिर इस पर डीएनएस अलाउंस मिलता है। जो भी कोई अलाउंसेस मिलता है हमेशा हमें बेसिक पर मिलता है। डीएनएस अलाउंस मिलेगा आज की डेट में 55% है। यह भी साल में 2 बार बढ़ता है, 1 जनवरी और 1 जुलाई को। फिलहाल 1 जनवरी 2025 वाला चल रहा है, 1 जुलाई वाला अक्टूबर की सैलरी में आपको एरियर के रूप में भी देखने को मिलेगा। मैं सैलरी स्लिप आपको अक्टूबर जब आएगा तो सैलरी में दिखाऊंगा कि कैसे एरियर मिलता है। 55% 24,695 आज की डेट में यदि कोई नर्सिंग सुपरिटेंडेंट ज्वाइन करता है तो। एचआरए की बात करूं तो एचआरए आपका सिटी के अकॉर्डिंग मिलता है, एक्स वाई और जेड। एक्स सिटी जहां पॉपुलेशन 50 लाख से अधिक है, वाई सिटी जहां पॉपुलेशन 50 से 5 लाख के बीच में है, और जेड सिटी जहां पॉपुलेशन 5 लाख से नीचे है वो सिटी जेड सिटी में आती है। तो जेड सिटी में 10%, वाई सिटी में 20% और 30% जो बेसिक का है वो एचआरए एक्स सिटी में मिलता है। यहाँ कैलकुलेशन करके लिखा हुआ है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है एक्स सिटी में, ये 3600 प्लस जो भी डीए चल रहा है इसमें ऐड हो जाता है। 3600 प्लस इसमें जो 55% डीए चल रहा है तो वो भी इसमें ऐड हो जाएगा, तो 5580 रुपए। और वाई और जेड सिटी में 1800 प्लस इसमें जो भी डीए चल रहा है, जैसे 55% आज के डेट में डी है तो 2790 रुपए। इसके अलावा इन्हें पर मंथ नर्सिंग अलाउंस मिलता है 9000 रुपए, और ड्रेस अलाउंस भी पर मंथ मिलता है 2250 रुपए। ये एक्स्ट्रा अलाउंसेस इसमें मिलते हैं। इसके अलावा कुछ अलाउंसेस जैसे पर्सनल पे फॉर क्वालिफिकेशन अलाउंस, जिनकी बीएससी नर्सिंग है, हायर क्वालिफिकेशन है, तो उनको 2700 रुपए भी सैलरी में एक्स्ट्रा मिलते हैं। इसके अलावा ओटी में ड्यूटी लगती है तो ओटी का भी अलाउंस अलग से मिलता है, ऑपरेशन थिएटर का अलाउंस भी मिलता है।
कभी-कभी इनको ड्यूटी पर यदि किसी अलग हेल्थ यूनिट में या डॉक्टर के साथ जाना पड़ता है तो ₹1000 पर डे ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है। बहुत कम ऐसा मौका होता है कि आपको जाना पड़ता है। यदि जाओगे तो आपको ₹1000 पर डे एक्स्ट्रा मिलने वाला है। इन सभी से एनपीएस भी डिडक्शन होगा, जो भी आपके बेसिक और डीए है दोनों को मिलाकर उसका 10% काटा जाएगा। चाहे यूपीएस हो चाहे एनपीएस हो, 10% आपकी सैलरी से 6,960 यानी लगभग 7,000 के रुपए काटे जाएंगे। उसमें गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन भी रहता है और एनपीएस का टोटल पैसा आपके एनपीएस अकाउंट में या फिर यूपीएस होगा तो यूपीएस में चला जाएगा। अभी बात करते हैं कि एक्स सिटी में यदि पोस्टिंग होती है तो मिनिमम सैलरी आपकी इन हैंड क्या रहने वाली है। एक्स सिटी में एक न्यूली ज्वाइनिंग जूनियर सुपरिटेंडेंट की मिनिमम सैलरी 92,935 यानी लगभग 93,000 रुपए इन हैंड आने वाली है बैंक अकाउंट में। वाई सिटी में मिनिमम सैलरी 85,685 55 और जेड सिटी में मिनिमम सैलरी 81,165 रुपए। तो मिनिमम सैलरी आप देख सकते हो कि आपकी यदि जेड सिटी में भी पोस्टिंग होती है तो 82,000 के आसपास मिनिमम सैलरी बनने वाली है। इसमें डीए भी इंक्रीज हो जाएगा। आज के डेट का डीए बता रहा हूँ मैं, डीए आगे इंक्रीज हो जाएगा जब तक ज्वाइनिंग होगी। आज की डेट में मिनिमम सैलरी ये सीनियर सुपरिटेंडेंट की है। सैलरी स्लिप भी आप ये देख सकते हो। सैलरी स्लिप लेटेस्ट आपको जून 2025 नॉर्दर्न रेलवे के फिरोजपुर डिवीजन की दिखा रहा हूँ। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट मेडिकल और लेवल 8 मैंने कहा था ना, इनका प्रमोशन हो जाता है। 2020 की ज्वाइनिंग है, इनका प्रमोशन हो गया, लेवल 8 में पहुंच गए 7 से और फिलहाल बेसिक 53,600 है। अगला इंक्रीमेंट इनका जो 3% बेसिक में इंक्रीज होता है वो 1/1 2026 को नेक्स्ट इंक्रीमेंट लगने वाला है। 30 दिन और यहाँ सैलरी आप ग्रोस देखोगे 1,07,840 रुपए, तो वो यहाँ से बनी है ग्रोस। बेसिक पे हो गया, डीए हो गया 55%, हाउस रेंट अलाउंस 20% हो गया, फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया 2790 रुपए वाईसीटी के अकॉर्डिंग, नर्सिंग अलाउंस 9,000 हो गया, ड्रेस अलाउंस हो गया 2250 रुपए, ये सब जोड़कर 1,07,840 रुपए बने। इसमें से आपका एनपीएस और एक इंश्योरेंस स्कीम के 30 रुपए कटते हैं। दोनों को मिलाकर 8,338 रुपए कटने के बाद जो नेट अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में आती है वो है 99,502 यानी लगभग 1 लाख रुपए के आसपास सैलरी जो कैंडिडेट की मैंने आपको दिखाई है, लगभग 1 लाख रुपए सैलरी पर मंथ आ रही है। रेलवे में बहुत अच्छी सैलरी वाली ये पोस्ट मानी जाती है। अभी हम बात करें लीव और ट्रांसफर के, इसमें क्या रूल है। पहले बात करता हूँ लीव ऑन एवरेज पे, जैसे अदर डिपार्टमेंट में से ईएलपी बोला जाता है और रेलवे में से एलएपी बोला जाता है। ये 30 पर ईयर मिलती है। 1 जनवरी और 1 जुलाई को आपको 15-15 कर 2 बार क्रेडिट दिया जाता है। ये अवेल कर लेते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो ऐड हो जाती है। 300 मैक्सिमम ऐड कर सकते हो और पूरी सर्विस के दौरान 6 बार लीव इनकेसमेंट करवा सकते हो। 10-10 छुट्टियों का आप पैसा ले सकते हो और लास्ट में 300 छुट्टी बच जाती है तो आपको उसका पूरा पैसा मिलेगा जो लास्ट में आपकी पे है। फिर जो लीव ऑन हाफ एवरेज पे होता है एलएचपी, इसे मेडिकल लीव बोलते हैं। ये भी 20 पर ईयर रहती है। ये भी 1 जनवरी और 1 जुलाई को 10-10 2 बार क्रेडिट होती है। कैजुअल लीव 10 पर ईयर रहने वाली है। नेशनल हॉलिडे 16 रहने वाले हैं। ये किसी-किसी डिवीजन में आपको 15 भी देखने को मिलेंगे, किसी में 17 भी। अलग-अलग जो कैलेंडर हमारा होता है उसके अकॉर्डिंग होती है। जो स्टेट में आप किस स्टेट में पोस्टेड हो, वहाँ का कोई फेस्टिवल है तो वहाँ अलग से छुट्टी दी जाएगी। पंजाब में अलग होती है, हरियाणा में अलग होती है। 1-2 छुट्टियाँ का ऐसा डिफरेंस होता है। तो यहाँ 15, 16, 17 कुछ भी नेशनल हॉलिडे आपके रह सकते हैं। ट्रांसफर की बात करूँ तो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन पे नया के बराबर आपका ट्रांसफर होता है। 0.001% चांस है कि रेलवे आपका ट्रांसफर कर दे। ऑन रिक्वेस्ट लगाओगे तो ऑन रिक्वेस्ट में भी यहाँ बहुत कम चांस है कि ऑन रिक्वेस्ट क्लियर हो। फिर म्यूचुअल की बात करूँ तो म्यूचुअल में जब 2 एम्प्लॉयी आपस में म्यूचुअल ट्रांसफर करवाते हैं तो यहाँ चांस बनते हैं कि आपका बहुत जल्दी हो जाता है। 1 से 3 मंथ के बीच में आपका ट्रांसफर हो जाएगा। स्पाउस केस में भी ट्रांसफर हो सकता है पर इसमें भी टाइम लगता है। स्पाउस केस में यदि किसी एम्प्लॉयी की वाइफ या हस्बैंड स्टेट गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट या पीएसयू में वर्किंग में है तो उसके बेस पर ट्रांसफर दिया जाता है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा फास्ट आपको ट्रांसफर लेना है तो म्यूचुअल ट्रांसफर, यानी आपको सामने कैंडिडेट ढूँढना होगा जो आपकी सीट पर आकर काम कर सके और आप उसकी जगह जा सको। अभी फैसिलिटी की बात करूँ तो रेलवे क्वार्टर मिलेगा, टाइप 4 अच्छा क्वार्टर आपको रहने के लिए मिलता है। रेलवे हॉस्पिटल के आसपास ही रहता है और फिर रेलवे हॉस्पिटल में तो आपको सारा इलाज फ्री मिलने वाला है। आज जितनी भी आपकी डिपेंडेंट फैमिली है उसको आपको फ्री में इलाज करवा सकते हो और रेलवे के जो इम्पल्ड हॉस्पिटल है वहाँ पर भी आप फ्री में इलाज करवा सकते हो। रेलवे ग्राउंड की सुविधा रहती है। रेलवे ग्राउंड में आप सुबह शाम जा सकते हो, अपने आप को फिट रख सकते हो। इसके अलावा गेम एक्टिविटी वगैरह भी होती है, उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस मिलता है पर चाइल्ड 33,750 रुपए पर ईयर मिलने वाला है ये, और यह मिलता है एलकेजी से लेकर
12th तक और मैक्सिमम 2 बच्चों तक मिलता है। पास की बात करूँ तो फर्स्ट क्लास का पास मिलेगा 5 साल तक 1 सेट और 5 साल के बाद 3 सेट। 1 सेट में 2 पास रहते हैं। एक आप कैसे भी यूज़ करो, अप डाउन यूज़ करो, डाउन डाउन यूज़ करो, अप अप यूज़ करो, आपकी मर्ज़ी है कैसे भी यूज़ कर सकते हो। पीटीओ भी एक पास ही होता है जिसमें आपका किराया 1/3 लगता है। जैसे नॉर्मल यात्री का ₹300 किराया लग रहा है तो पीटीओ से आप टिकट करवाओगे तो वहाँ 1/3 आपका मान ₹100 किराया ही लगेगा। वहाँ सेकंड एसी का आपको मिलता है और 4 सेट पर ईयर आपको पूरी सर्विस के दौरान मिलने वाले हैं। स्कूल एंड कॉलेज पास मिलते हैं, यदि आपके बच्चे किसी स्कूल या कॉलेज में आपके हेडक्वार्टर से दूर पढ़ रहे हैं तो उनको अलग से पास दिए जाते हैं। फिर आता है दिवाली बोनस। आपने न्यूज़पेपर में या फिर न्यूज़ हेडलाइन में देखा होगा कि केंद्रीय कर्मचारियों को या फिर रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन की सैलरी का बोनस दिया गया, दिवाली के आस-पास आता है ये। तो ये एक फिक्स अमाउंट होती है, ₹17,951 ही मिलते हैं, जो दिवाली से पहले दशहरे के आस-पास मिलती है। तो ये तो फैसिलिटी थी, इसके अलावा और भी काफ़ी फैसिलिटियाँ होती है, सारी हम इस एक वीडियो में नहीं गिना सकते। ये मेन फैसिलिटी थी जो मैंने आपको बता दी। अभी एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करूँ तो डिसएडवांटेज इसमें यही है कि आपकी नाइट शिफ्ट रहने वाली है, कई बार डॉक्टर के प्रोटोकॉल में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, आपको बाहर भी जाना पड़ सकता है, इस तरह की थोड़ी इसमें डिसएडवांटेज है। एडवांटेज की बात करूँ तो हाई सैलरी है, गुड प्रमोशन है, तो अच्छी हम मान सकते हैं कि एवरेज दोनों में हम कंपेयर करें तो ये बढ़िया वैकेंसी है। जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के पोस्ट पर आएँगे जीएनएम और बीएससी नर्सिंग वाले स्टूडेंट तो उनके लिए हाई अपॉर्च्युनिटी है। अब फीमेल की बात करूँ तो फीमेल के लिए एवरेज है ये, मैं ये नहीं कहूँगा कि ज बहुत बढ़िया है या बहुत घटिया है, ये एवरेज है। ये खुद पर आपको डिपेंड करता है कि आप नाइट में ड्यूटी कर सकते हो, आपको पेशेंट केयर कर सकते हो, तभी आप इस जॉब में आइए, अदरवाइज़ आप किसी और जॉब में ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ हमने पूरी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की जो पूरी जॉब प्रोफाइल मैंने एक ही वीडियो में बताने की कोशिश की। इससे पहले मैंने रेडियोग्राफर, एक्स-रे टेक्नीशियन की जॉब प्रोफाइल ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर की बता चुका हूँ, फार्मासिस्ट की बता चुका हूँ। तो ये तीनों वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हो, अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है आरआरबी पैरामेडिकल जॉब प्रोफाइल के नाम से। तो ये भी देख सकते हो। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट वाली तो आपको मैंने आज डिटेल में बता ही दिया कि आप इसमें आओगे तो मिनिमम सैलरी आपकी पहली सैलरी ₹90,000 होने वाली है। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो में अभी तक बने हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।